आगे बढ़ते हैं और विस्तार से आपको हम खबरें बताते हैं। देखिए, सियासी पार्टियों में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अब श्रेय लेने की होड़ यहां पर मच गई है। इस्तीफे के बाद सपा के पोस्टर लगाए गए हैं। लखनऊ में सपा ऑफिस के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं और दिल्ली और लखनऊ में राहुल के भी पोस्टर लगे हैं। राहुल गांधी को धन्यवाद इन पोस्टर्स में दिया जा रहा है, युवाओं का आभार जताया जा रहा है। तो अब सियासी पार्टियां जिनको इस आंदोलन के बारे में करीब 20 दिन बाद से उन्होंने इस मुद्दे को उठाना शुरू किया, अब जब यह आंदोलन खत्म हो गया है, इस्तीफा हो गया धर्मेंद्र प्रधान का, तो उसके बाद देखिए आप कैसे क्रेडिट लेने के लिए यहां पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। पीएम आवास के पास धरना प्रदर्शन, फिर गांधी स्मृति से कैंडल मार्च निकालकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ चल रहे आंदोलन को और धारदार बनाया। इस घमासान के बीच शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद दिल्ली के सियासी गलियारों में पोस्टर की चर्चा तेज हो गई है। दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस ने जगह जगह धन्यवाद राहुल गांधी के पोस्टर लगाकर इसे छात्रों के संघर्ष और राहुल गांधी की अगुवाई की बड़ी जीत बताया है। लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में राहुल गांधी को जन नायक बताया गया। पोस्टर में लिखा है कि पेपर चोर ने गद्दी छोड़ी, अब वोट चोर की बारी है। पोस्टर में राहुल गांधी को छात्रों की आवाज बनने के लिए धन्यवाद दिया गया है। तो देखा आपने कैसे विशेष आभार यहां पर जताया जा रहा है। लखनऊ में जगह जगह पर समाजवादी पार्टी ने पोस्टर लगा दिए हैं और पोस्टर में अखिलेश यादव और डिंपल यादव की तस्वीरें लगाई गई हैं, जिसमें आप देखिए छात्र आंदोलन का क्रेडिट लेने की होड़ यहां पर मची हुई है। इस पोस्टर्स में छात्र आंदोलन की कामयाबी को लेकर आभार जताया गया है। नीट पेपर लीक विवाद में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब छात्र आंदोलन का श्रेय लेने की होड़ मच गई है। लखनऊ में अखिलेश और डिंपल यादव के धन्यवाद वाले पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। पोस्टर में अखिलेश यादव और डिंपल यादव की उन तस्वीरों को लगाया गया जो छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। पोस्टर में यह भी लिखा है कि बच्चों का दर्द बच्चे वाले ही जान सकते हैं। नीट के मुद्दे पर विपक्ष ने एकजुट होकर सरकार को घेरा था। राहुल गांधी सहित अखिलेश यादव को भी हिरासत में लिया गया था। अब विपक्ष इस आंदोलन का सेहरा अपने सिर बांधने के लिए आपस में ही भिड़ गया है। लखनऊ में अखिलेश डिंपल तो दिल्ली में राहुल गांधी के पोस्टर लगाकर पार्टी खुद को युवाओं की सबसे बड़ी हमदर्द साबित करने में जुटी है। अब बात मुंबई की करते हैं। यहाँ पर छात्र आंदोलन को लेकर ठाकरे बंधु आज मुंबई में रैली करने वाले हैं, लेकिन आंदोलन के दबाव में कल ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। तो ठाकरे बंधुओं ने इस रैली को विक्ट्री परेड में बदल दिया है। अब ये तस्वीरें जरा आप देखिए। ठाकरे बंधुओं का ये विक्ट्री सेलिब्रेशन शिवाजी पार्क में हो रहा है। मार्च को देखते हुए मुंबई पुलिस ने व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए हैं। विक्ट्री मार्च में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और आदित्य ठाकरे सहित शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपने देखी। अब जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो इस आंदोलन का श्रेय लेने में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में नजर आ रहे हैं। छात्रों का अभिनंदन, इस कार्यक्रम को अब यहाँ पर नाम दे दिया गया है, जीत का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। उस तरह ही आपने देखा कि कैसे लखनऊ में पोस्टर लगाए गए हैं, उधर कांग्रेस भी इस तरह के पोस्टर लगा रही है कि उसमें जो श्रेय है वो दिया जा रहा है। तो ये तमाम सूरत हाल है जो इस वक्त अलग अलग जगहों से देखने को मिल रहा है। अब देखिए, सरकार सोमवार को लोकसभा में कई बिल पर चर्चा करेगी, लेकिन पेपर लीक से जुड़ा हुआ विधेयक सबसे अहम यहां पर माना जा रहा है। आइए देखते हैं कि परीक्षा में हो रही गड़बड़ी को रोकने के लिए इस विधेयक के जरिए कितनी सख्ती बरती जा सकती है। कल लोकसभा संविधान परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इसे पेश करेंगे और यह पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़ा हुआ विधेयक है, जिसमें सजा को और सख्त करना है। पेपर लीक मामलों में 5 से 10 साल तक की जेल हो सकती है। अब आरोपी पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। संगठित रूप से गड़बड़ी करने पर 7 साल की सजा मुमकिन है और संगठित अपराध पर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करेगी। राज्यों में भी विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा और जांच प्रक्रिया को 2 महीने के भीतर पूरा करने का भी प्रस्ताव है।
3 महीने के भीतर सुनवाई पूरी कर फैसला देने का प्रस्ताव है। इसका मकसद पेपर लीक सिंडिकेट को पूरी तरह से खत्म करना है। तो ये बिल बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको मंडे यहां पर पेश किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आपको अब दिखाते हैं हम 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुई पुलिस कार्रवाई पर जवाबदेही तय करने की उठाई मांग। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बीच चंपत राय ने धारण किया मौन व्रत। राम भक्तों के नाम जारी किया पत्र, रोजाना 6 घंटे तक रहेंगे मौन। असम में बाढ़ के हालात का जायजा लेने केंद्र सरकार की 6 सदस्यीय टीम पहुंची डिब्रूगढ़। 29 जुलाई तक चराईदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट के बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेगी दौरा। जेन जी को लुभाने की तैयारी। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी बोले 21 साल हो चुनाव लड़ने की उम्र, विशेष सत्र बुलाकर प्रस्ताव होगा पारित। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पटना में कल छात्रों के हिंसक विरोध प्रदर्शन को देखने को मिला, जिसमें बिहार पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। पटना पुलिस ने लालू प्रसाद यादव के बेटे और जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव को भी गिरफ्तार किया है। देर रात तेज प्रताप को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। तेज प्रताप यादव मॉल में शॉपिंग के लिए पहुंचे थे। साथ में समर्थक भी मौजूद थे। पुलिस ने जोर जबरदस्ती नहीं की, समझा बुझाकर साथ ले गई। पुलिस तेज प्रताप को नौबतपुर और दानापुर समेत कई थानों में ले गई। रात 12 बजे सीजेएम कोर्ट में पेश हुई, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया। हमारे माले के विधायक, उनको भी उठाया गया। देर रात जो है उनको छोड़ा गया, लेकिन हमारे बड़े भाई तेज प्रताप को भी जो है गिरफ्तार किया गया, धाराएं लगाई गई। तेज प्रताप यादव कल गाड़ी पर सवार होकर विरोध जताने पहुंचे थे। युवा नौजवान के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके, और अपने हक के लिए और अपने युवाओं के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। तेजू भैया, तेजू भैया जिंदाबाद। अब आपको दिखाते हैं हम शाम 4 बजे की क्राइम से जुड़ी हुई 4 बड़ी खबरें। हरिद्वार में नशे में धुत युवक ने बैरिकेड तोड़ 0 जोन में घुसाई कार। 4 श्रद्धालुओं को कुचला, लोगों ने पकड़कर पीटा। राजस्थान के बलोत्रा में सरकारी स्कूल में 2 महिला टीचर्स के बीच मारपीट, बच्चों को पढ़ाने की बात पर हुआ विवाद। कोटा में 1 करोड़ की अवैध शराब जब्त, 2 तस्कर अरेस्ट, पंजाब से गुजरात ले जा रहे थे आरोपी। यूपी के बागपत में एसटीएफ और पुलिस की मुठभेड़, 50,000 का इनामी बदमाश विपुल उर्फ खूनी ढेर। एनडीटीवी प्रॉफिट के बिजनेस लीडरशिप अवार्ड 2026 का आयोजन किया जा रहा है और इस खास समारोह में भारतीय बिजनेस इंडस्ट्री के दिग्गज कंपनियों और नए विचारों को सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान उन लीडर्स और कंपनियों को अवार्ड दिए जा रहे हैं जिन्होंने अपने काम, मजबूत लीडरशिप, इनोवेटिव सोच और शानदार परफॉर्मेंस से इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है। तो बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स का यहां पर आयोजन किया जा रहा है और अपनी सोच से अपनी जगह बनाने वाले इंडस्ट्री के लीडर्स को, परफॉर्मेंस के आधार पर अपनी पहचान बनाने वाले लोगों को ये अवार्ड्स यहां पर दिए जा रहे हैं। इन अवार्ड्स के लिए विजेताओं को चुनने के लिए 2 आसान स्टेप्स अपनाए गए हैं। Namaskar and good evening to all of you all. An evening that celebrates the India story. Actually, it is in truth an evening that celebrates its contributors. It celebrates the entrepreneurs who take risks, the workers who build, the innovators who imagine, and the households
whose aspirations power everything else. I congratulate each of tonight's awardees. Your real achievement is the confidence and strength you have added to our nation. And let me say at the outset, what kind of celebration this is. In our tradition, celebration is not complacency. We celebrate the way a climber pauses at a ridge. We take in how far we have come, and we fix our eyes on the ascent that remains. India's story today is one of resilience, collective effort, youthful energy, agile policy making, as circumstances change, and the immense hard work of 140 crore Indians. India's entry, or as India enters, the second half of 2026 as the fastest growing major economy in the world, and just as importantly, as one of the most balanced. India's growth momentum remains broad-based and resilient despite external challenges. Various economic indicators such as the PMI indices, export orders, GST collections, e-way bill generation, electricity demand, digital payments, vehicle and tractor sales, all of them remain healthy. They point to sustained growth, sustained strength also in consumption, investment, manufacturing, and formal economic activity. The credit truly goes to the hard-working people of our country. While the government has played its small part as an enabler, government, of course, has ensured, I'll group them all together on 5 broad categories. When I say government has played its role as an enabler, the 5 categories are where I'm putting all the steps taken by us. A regulatory environment is the first that trusts its citizens and enterprises. Quality physical infrastructure is the second. Third is the international partnerships that opens doors. Macroeconomic stability is the fourth that lets everyone else plan. And finally, the fifth, sustained investment in our future generation. The first one, I'll just highlight some of the features. The regulatory environment. Under Honorable Prime Minister Modi's direction, we have been running one of the most systematic deregulation exercises in our country. It is driven from the very top in partnership with the states across identified areas of business regulation. Licenses and certificates now carry longer validity. Certification and third-party certifications are replacing the inspectors' visits. तो बिजनेस लीडरशिप अवार्ड आप यहां पर देख रहे थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वहां पर संबोधित कर रही थी। वापस आपको लेकर चलेंगे यहां पर, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एक और जरूरी खबर आपको बताते हैं। 30 जुलाई से देश भर में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है और यूपी में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी का कड़ा संदेश भी सामने आया। दुकानदारों को अपनी नेम प्लेट लगानी होगी। मीट और शराब की दुकानें इस दौरान बंद रहेंगी। खाने पीने की चीजों में मिलावट नहीं होनी चाहिए। 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। योगी ने कहा कि कांवड़ मार्गों के दुकानदारों को निर्देश, दुकानदारों को नेम प्लेट लगानी होगी। मीट और शराब की दुकानें बंद रहेंगी। खाने पीने की चीजों में मिलावट नहीं होगी। ओवर रेटिंग करने पर कार्रवाई होगी। सीएम ने यह भी निर्देश दिया कि कांवड़ यात्रा की कार्य योजना सभी जोन के साथ साझा की जाए। समीक्षा बैठक में कांवड़ और डीजे की ऊंचाई और लंबाई को लेकर भी चर्चा हुई। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा गया।
समीक्षा बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के तमाम पहलुओं पर चर्चा की और कुछ निर्देश भी यहां पर उन्होंने दिए हैं। सौहार्द बिगाड़ने वालों पर एक्शन यहां पर होगा, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी, मिलावट करने वालों की भी खैर नहीं है। अगर मिलावटी सामान यहां पर बेचा जाएगा तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। अराजक तत्वों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई के निर्देश यहां पर हैं। कांवड़ मार्गों पर स्ट्रीट लाइट लगे, स्वास्थ्य शिविर के पुख्ता इंतजाम हो, फेक न्यूज फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर पुलिस की 24 घंटे निगरानी होगी। ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए यात्रा की निगरानी इस दौरान की जानी है। उधर हापुड़ में प्रशासन ने दुकानों का सत्यापन शुरू कर दिया है। सभी दुकानदारों को अपना नाम और पहचान बतानी होगी। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी ने अपना नाम छिपाया या किसी ने अपनी पहचान छिपाई तो उसके ऊपर कानून का डंडा चलना तय है। हापुड़ में कांवड़ रूट में पड़ने वाले एक एक होटल का सत्यापन हो रहा है, जिसका जो नाम है वो दुकान में दिखना चाहिए। रेट लिस्ट दिखाना अनिवार्य होगा और कोई भी अपनी पहचान नहीं छिपाएगा। QR कोड स्कैन करने के लिए अभी से बोल दिया है, बिकॉज मेनली उसी से क्लियर होता है और सबका जो सही नाम है वही डिस्प्ले करेंगे और कुछ भी इसमें छिपा के कोई भी कृत्य नहीं किया जाए। हापुड़ में प्रशासन ने ढाबों, होटलों और दुकानों के सत्यापन के लिए विशेष अभियान चलाया है। सभी विभागों को 30 जुलाई से पहले अपनी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। खास बात यह है कि हापुड़ में कांवड़ यात्रा के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर NSA, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं 4 बजे की राजनीति से जुड़ी हुई 4 बड़ी खबरें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को यह जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार संभाला। आप नेता मनीष सिसोदिया का दावा, पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। कांग्रेस और बीजेपी अफवाह फैला रहे हैं। कल संसद में नए ढंग से पेश किया जाएगा एंटी पेपर लीक बिल। बीजेपी नेता RP सिंह ने कहा, इसमें विपक्ष भी रचनात्मक भागीदारी करेगा। बीजेपी का बांकीपुर उपचुनाव सीट जीतने का दावा। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, बांकीपुर में जनता का अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। उधर आप देखिए, पश्चिम बंगाल के मालदा में नया धार्मिक विवाद सामने आया है। एक हिंदू संगठन ने ऐतिहासिक अदीना मस्जिद के पास विशाल शिवलिंग स्थापित करने का ऐलान किया। स्थानीय पुलिस ने मामले में एडवाइजरी जारी की है और संरक्षित इमारत में बिना इजाजत धार्मिक गतिविधि पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। 14वीं सदी की अदीना मस्जिद चर्चा में है। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों के मुताबिक यहाँ पहले आदिनाथ मंदिर था। हालांकि ASI के रिकॉर्ड में ये ऐतिहासिक मस्जिद के तौर पर दर्ज है, जिसे 1373 में बनाया गया था। प्रमाणित हो जाता है कि वो मंदिर है और वो मंदिर वो सामने जाके मंदिर होगा, लेकिन ये जो हम क्या है, इसको सर्टिफिकेट स्वीकृति चाहेंगे कोर्ट से और ASI से। आदिनाथ पुरातन शिव मंदिर समिति के लोग अदालत जाने की बात कह रहे हैं। मस्जिद के पास शिवलिंग स्थापित करने पर भी अड़े हैं। मंदिर समिति ने शिवलिंग की स्थापना का ऐलान किया है। 3 फीट 6 इंच ऊंचा और 1.5 टन वजनी शिवलिंग तारकेश्वर से लाया गया है। सावन के महीने में इसे पास के मंदिर में स्थापित करने की योजना है। मंदिर समिति के लोग कानून के दायरे में आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। उनके मुताबिक अदालत से आदेश मिलने के बाद ही मस्जिद परिसर में शिवलिंग की स्थापना होगी। मिडिल ईस्ट में कई दिनों से जारी तनाव के बीच अब कूटनीति की उम्मीद जगी है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स और एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ प्रस्तावित हमलों को फिलहाल रोकने का आदेश दे दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये फैसला ट्रंप, उनके शीर्ष सलाहकारों और कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्यों के साथ हुई एक अहम बैठक के बाद लिया गया। बताया जा रहा है कि अमेरिकी प्रशासन को चिंता थी कि युद्ध के और तेज होने पर पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर समेत कई अहम रक्षा संसाधनों का भंडार तेजी से कम हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक व्हाइट हाउस का मानना है कि मौजूदा स्तर के हमले अपनी प्रभावशीलता की सीमा तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में सैन्य कार्रवाई की बजाय कूटनीतिक विकल्पों को अधिक समय देने की रणनीति पर विचार किया जा रहा है।
अब जिस पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल का भंडार कम होने की बात यहां पर कही जा रही है, वो क्या है जरा वो भी आप जान लीजिए। पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल अमेरिका का सबसे अहम हथियार माना जाता है, जिसे अमेरिका का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। इसके जरिए बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और लड़ाकू विमानों को हवा में मारा जा सकता है, जो रडार लक्ष्य को ट्रैक करता है और इंटरसेप्ट मिसाइल हवा में ही उसे नष्ट कर देती है। इसका सबसे एडवांस वर्जन PAC-3 है और अगर कीमत की हम बात करें तो एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत $40 लाख यानी करीब 38 करोड़ रुपए है, जिस पर अब दबाव यहां पर बढ़ता जा रहा है लगातार हो रही अमेरिकी इस बमबारी के बाद से। तो इसलिए ये खबर जो है बहुत महत्वपूर्ण यहां पर हो जाती है। आगे बढ़ते देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का असर अब दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन पर देखने को मिल रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में बड़ी संख्या में जहाज और नाविक फंसे हुए हैं, जो मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इसे मानवीय संकट बताया है और तत्काल कार्रवाई की अपील यहां पर कर दी है। दुनिया के ऊर्जा व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री राह हॉर्मुज जलडमरू मध्य अब जंग की मार झेल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के मुताबिक करीब 400 जहाज यहाँ फंसे हुए हैं, जबकि 6000 से ज्यादा नाविक जहाजों पर ही रहने को मजबूर हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने इसे मानवीय और मानवाधिकार संकट करार दिया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि फंसे हुए नाविकों की सुरक्षा और राहत के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं। फरवरी में शुरू हुई इस जंग के बाद कई बार संघर्ष विराम की कोशिशें हुई, लेकिन हालात सामान्य नहीं हो सके। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाया, जिससे ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग लगभग ठप हो गया। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया के बड़े हिस्से तक तेल और गैस की आपूर्ति होती है। ऐसे में यहाँ जारी तनाव का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ईंधन की कीमतों पर पड़ रहा है। आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है और इस मौके पर देश के वीरों को नमन करने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें द्रास के कारगिल वॉर मेमोरियल की हैं, जहां हर पत्थर, हर दीवार और हर नाम भारत के उन जांबाजों की कहानी कहता है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। 27वें कारगिल विजय दिवस पर पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में रंग गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंचे और 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान देशभक्ति के नारों से द्रास की वादियां गूंज उठी और उपस्थित लोगों ने वीर शहीदों को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सबसे भावुक पल तब आया जब कारगिल वॉर मेमोरियल के ऊपर से हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा की गई। कारगिल विजय दिवस केवल एक सैन्य जीत का उत्सव नहीं, बल्कि उन अमर बलिदानों को याद करने का दिन है, जिनकी वजह से भारत का मस्तक आज भी गर्व से ऊंचा है। 27वें कारगिल विजय दिवस पर द्रास की धरती से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को साफ और सख्त संदेश यहां पर दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान से अगर कोई बातचीत होगी तो सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK पर होगी। कारगिल में वीरों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे रक्षा मंत्री का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारत लगातार आतंकवाद और सीमा पार की गतिविधियों पर पाकिस्तान को घेरता रहा है। क्या पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ POK पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया। करगिल की उन्हीं पहाड़ियों के बीच दिया गया ये संदेश बेहद अहम माना जा रहा है। क्योंकि यही भारतीय सेना ने 1990 में दुश्मन को करारा जवाब देते हुए विजय पताका फहराई थी। आज भी टाइगर हिल, तोलोलिंग और द्रास की चोटियां भारतीय जवानों के अदम्य साहस की गवाही देती हैं। तुर्की के अंकारा से आई तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। आसमान से बरसी आफत ने शहर की सूरत बदल दी। सैलाब का ऐसा तांडव कि देखते ही देखते सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं।
ये तस्वीरें किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं बल्कि अंकारा की हकीकत है। शहर में हुई मूसलाधार बारिश ने ऐसा विकराल रूप ले लिया कि सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। सैलाब की धार इतनी तेज थी कि जो भी सामने आया उसे अपने साथ बहा ले गई। अब हालात इतने बदतर हो गए कि चलती गाड़ियां बीच रास्ते में ही थक गई, पहिए जाम हो गए और पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। अपनी जान को खतरे में देख लोगों ने अपनी गाड़ियां वहीं सैलाब के बीच छोड़ने में ही भलाई समझी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पानी का तेज बहाव गाड़ियों को खिलौनों की तरह बहाने की कोशिश कर रहा है। चारों तरफ कोहराम मचा है। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन प्रकृति के इस रौद्र रूप के आगे फिलहाल सब बेबस नजर आ रहे हैं। सड़कों पर फैली अफरा तफरी और मलबे से पटी गलियां उस तबाही की गवाही दे रही हैं जो अंकारा ने शायद ही पहले कभी देखी। कुदरत का रौद्र रूप और मौत का खौफनाक मंजर आपको हम दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आपकी भी सांसें थम जाएंगी। उफनती नदियां, जानलेवा सैलाब और उसके बीच जिंदगी और मौत की जंग लड़ता हुआ एक शख्स, लेकिन उसकी जान बच गई। कैसे ये सब वहां पर हुआ वो जरा देखिए आप। एक तरफ सैलाब का तांडव और दूसरी तरफ जिंदगी की जंग। लगातार मूसलाधार बारिश के बाद जम्मू कश्मीर का ये हाल है। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। पानी की तेज लहरें अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करने पर आमादा थी। इसी बीच एक शख्स पानी के बीचों बीच बुरी तरह फंस गया। चारों तरफ मौत का सन्नाटा और पानी का शोर था। उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थी। तभी वहां पहुंची जम्मू कश्मीर पुलिस की रेस्क्यू टीम। पुलिसकर्मियों ने पल भर की देरी किए बिना अपनी जान जोखिम में डालकर एक जवान ने रस्सी का सहारा लिया और सैलाब के उस खतरनाक बहाव में उतर गया। एक तरफ मौत का कुआं था तो दूसरी तरफ पुलिस का पक्का इरादा। कड़ी मशक्कत और सूझबूझ के साथ पुलिसकर्मियों ने उस शख्स तक पहुंच बनाई और रस्सी के जरिए उसे सुरक्षित किनारे तक खींच लाए। इस वक्त असम में भी आसमानी आफत से हालात काफी खराब हैं। यहाँ पर अब तक आप देखिए 66 लोगों की बाढ़ से मौत हो चुकी है और तस्वीरें बहुत फिक्र पैदा करने वाली आ रही हैं सामने, जबकि 10 से ज्यादा जिले हैं जो बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। आपको हम दिखाते हैं कि कैसे हालात असम में इस वक्त बने हुए हैं। जहां तक भी नजरें जाती हैं सिर्फ पानी ही पानी है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं, गलियां हों या खेत और खलिहान, सबके सब जलमग्न हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट, इन इलाकों में नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। सड़क, खेत और लोगों के घर सब कुछ बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। हालात ये है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए केले के खंभों के सहारे किसी तरह ऊंची जगहों की ओर बढ़ रहे हैं। महिला, बच्चे और बुजुर्ग हर कोई इस त्रासदी के बीच सुरक्षित ठिकाने की तलाश में है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 10 जिले बुरी तरह प्रभावित हैं। करीब 856 गाँवों में पानी घुस चुका है और 7 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ के पानी के बीच अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। 34,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेती योग्य जमीन डूब चुकी है, जिससे किसानों की कमर टूट गई है। प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है और अब तक लाखों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। अहमदाबाद में मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। शहर में मूसलाधार बारिश हुई और इसके बाद जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई और लोगों के लिए रोजमर्रा के काम करना भी बड़ा चुनौतीपूर्ण यहाँ पर नजर आ रहा है। आलम यह है कि शहर की सड़कों पर करीब 300 ट्रक पानी के बीच फंसे हुए हैं। सड़कें लबालब हैं। शहर का कोना कोना मूसलाधार बारिश की भेंट चढ़ गया। आसमान से ऐसी आफत बरसी कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। तस्वीरें अहमदाबाद की हैं। अहमदाबाद के कई इलाके इस वक्त पानी के भारी दबाव में हैं। रिहायशी इलाकों से लेकर औद्योगिक क्षेत्रों तक हर तरफ पानी का कब्जा है। सड़कों पर जलभराव के चलते यातायात पूरी तरह ठप हो चुका है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति ट्रांसपोर्ट हब की है, जहां एक साथ करीब 300 ट्रक पानी में डूब गए। पानी की तेज बहाव और जल स्तर के कारण ये ट्रक अपनी जगह से हिलने में भी असमर्थ हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि इन भारी भरकम ट्रकों को निकालने के लिए ट्रैक्टरों की मदद ली जा रही है।
तस्वीरें बयां कर रही हैं कि हालात कितने खराब हैं। सिर्फ ट्रैफिक ही नहीं बल्कि अहमदाबाद की अर्थव्यवस्था पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। भारी बारिश और बाढ़ के कारण शहर की करीब 50 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां प्रभावित हुई हैं, जिससे कामकाज पूरी तरह ठप पड़ गया है। गुजरात के पाटन में कुदरत का कहर बरपा हुआ है और भारी बारिश के बाद हालात इतने विकराल हो चुके हैं कि सड़कें अब सड़कें नहीं बल्कि दरिया नजर आ रही हैं। लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं और सड़कें बीच से कट रही हैं। गुजरात के पाटन की इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ हालात कितने भयावह हैं। मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। आलम यह है कि जो रास्ते कभी आवाजाही के लिए थे वो अब दरिया में तब्दील हो चुके हैं। सुईगाम का संपर्क पूरी तरह कट चुका है। पानी का तेज बहाव इतना खतरनाक है कि प्रशासन ने एहतियातन रास्ता बंद कर दिया है। लेकिन मजबूरी देखिए, अपनी जान जोखिम में डालकर भी लोग इस दरिया को पार करने को मजबूर हैं। घरों में पानी घुसने से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घरेलू सामान बर्बाद हो चुके हैं और हर तरफ केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जिला प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है, लेकिन लगातार होती बारिश ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। गुजरात का वलसाड जिला इस वक्त कुदरत के कहर से जूझ रहा है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश और दमन गंगा नदी का रौद्र रूप तबाही का एक नया अध्याय यहां पर लिख रहा है। चारों तरफ तबाही ही तबाही, सैलाब की ऐसी मार कि सब कुछ जलमग्न है। ऐसी तस्वीर जिसे देखकर कोई भी दहल जाए। दमन गंगा नदी में छोड़े गए भारी पानी ने रिहायशी इलाकों के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्रों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। सबसे ज्यादा बुरा हाल वापी के रॉयल इंडस्ट्रियल हब का है। यहाँ स्थित छोटे बड़े कारखाने पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। मशीनों से लेकर तैयार माल तक सब कुछ बर्बाद हो गया, जिससे कारोबारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। तबाही का आलम यह है कि कोलक नदी के तेज बहाव के सामने कंक्रीट के खंभे भी झुक गए। हाई टेंशन बिजली के पोल पानी के तेज दबाव में झुकते नजर आए, जिससे पूरे इलाके में खतरे की घंटी बज गई। हालात इतने खतरनाक कि वापी में एक शख्स बाढ़ के तेज बहाव के बीच फंस गया। जीवन और मौत के बीच जूझते उस शख्स के लिए वलसाड पुलिस देवदूत बनकर आई और एक साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पहाड़ी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। रामबन में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक से दरक गया, जिसका लाइव वीडियो सामने आया। इसमें आप देखिएगा कि पुंछ में किस तरह के हालात बने। यहाँ पर भारी बारिश हुई, उसके बाद भूस्खलन ने सड़कों को ब्लॉक कर दिया है। तो पहाड़ी इलाकों में ये जो बारिश है ये बहुत तबाही मचा रही है। मैदान हो या पहाड़, हाहाकार मचा है। बादल बरस रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं। तस्वीरें डराने वाली हैं। जगह है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रामबन का इलाका। अचानक पहाड़ी से भारी मात्रा में पत्थर और मलबा नीचे गिरना शुरू हो गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई गाड़ी इसकी चपेट में नहीं आई, लेकिन इस भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। सड़कों पर मलबे का ढेर लगा है। सिर्फ रामबन ही नहीं, पुंछ में भी भारी बारिश ने मुश्किल खड़ी कर दी है। पहाड़ी ढलानों से लगातार पत्थर गिरने और कीचड़ आने के कारण कई आंतरिक सड़कें बंद हो गयी। संपर्क टूट जाने से स्थानीय लोग परेशान हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि बीआरओ की टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ मौके पर तैनात हैं। भारी मशीनों के जरिए मलबे को हटाने का काम जारी है।